हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫਡ ਬਾय ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਟੂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜੇ L ਹੋਵੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਹੋਵੇ। ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ L, ठीक है ना। आ तार की मोटाई दी, आ एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन, जिवें आ तार है, ठीक है, आ एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ए होवे, हुण देखो रेजिस्टेंस जिहड़ा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब की है कि जिवें जिवें तार मोटी होती जाएगी, तार का एरिया बढ़ता जाएगा, उवें रेजिस्टेंस घटता जाएगा, तार वधिया बनती जाएगी। जितनी मोटी तार होगी उन्नी अच्छी होगी इलैक्ट्रिसिटी कंडक्टर करंट कंडक्शन वास्ते, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर थे इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, मतलब जितनी लंबी तार होगी उन्ना रेजिस्टेंस वो ज़्यादा ऑफर करेगी। सो इन्होंने कंबाइन करिए तो आप कहेंगे R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। सो R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, जिन्हों पर रो कहते रेजिस्टिविटी, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर L बाय A, ठीक है। where rho is called the resistivity or specific resistance। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सो ये हर कंडक्टर लिए एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। इतने देखो जे ए की वैल्यू एरिया 1 यूनिट हो जाए, लेंथ 1 यूनिट हो जाए, तो आर ते रो बराबर हो जाए, ठीक है। इफ एरिया ऑफ कंडक्टर इज यूनिटी and length of the conductor is 1 unit, then resistance is equal to resistivity, or resistivity equal to the resistance offered by the conductor of unit area and unit length, ठीक है। so resistivity is equal to resistance of the conductor of unit area and unit length, ठीक है। so rho की वैल्यू जी है वो resistance के बराबर हो जाती है उस पर्टिकुलर केस, ठीक है। so ये स्पेसिफिक वैल्यू है, हर कंडक्टर लिए एक खास वैल्यू है, वो चेंज नहीं होती, ताकि इन्होंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप कहते हैं। सो दिस कांस्टेंट रिमेन्स फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर मटीरियल, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर मटीरियल ਲਈ रेजिस्टिविटी जी है वो स्पेसिफिक है, ਤਾਂ करके स्पेसिफिक शब्द यूज कर लिया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ਹੁਣ देखो ਇਹਦਾ यूनिट ਕੀ होएगा, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की होएगा। देखो रेजिस्टिविटी की है, जे आप रेजिस्टिविटी में लिखी है वो इज इक्वल टू आर एल बाय ए, ठीक है। सो इतों आप उल्टा लिखा था, इतने एल आना, इतने ई आना, ठीक है। इतने उल्टा आएगा फिर एल बाय ए सीगा, ठीक है। सो इतने एल बाय ए आना है, आप लिखांगे आर इंटू ए बाय एल, ओके। सो हम देखो रेजिस्टिविटी जी है वो यूनिट की बन गए, ऐसे यूनिट की बन गए, एरिया तो लेंथ डिवाइड कर दिए तो अपने को लेंथ यूनिट आ जाएंगे, तो ओम है, ओम मीटर हो गया, ठीक है। तो ओम मीटर ऐसा यूनिट हो गए। और डिमेंशनल फार्मूला की गल करिए, आप रेजिस्टेंस का डिमेंशनल फार्मूला लास्ट टाइम कैलकुलेट किया सीगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ठीक है। आ रेजिस्टेंस का एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2 ये डिमेंशनल फार्मूला आप ड्राइव किया सीगा रेजिस्टेंस लिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लिए आप डिमेंशनल फार्मूला इतने पुट करांगे, ए बाय एल का डिमेंशनल फार्मूला लेंथ का आ जाएगा, ठीक है ना। सो अपने को रो का डिमेंशनल फार्मूला की आ जाएगा, डिमेंशनल फार्मूला फॉर रो की बनेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2 के नाल ए बाय एल का डिमेंशनल फार्मूला की जाएगा एल स्क्वायर ओवर एल, ठीक है। एरिया एल स्क्वायर तो लेंथ जी है एल, सो लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अपने को एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 2, ठीक है। सो एम एल क्यूब मतलब M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2 डिमेंशनल फार्मूला
आर रेजिस्टेंस resistivity का dimensional फार्मूला अपने को आ गया, ठीक है। सो दिस इज द dimensional फार्मूला फॉर resistivity। और देखो नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ਨੂੰ G ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ, कैपिटल G ਨਾਲ, ठीक है। सो कैपिटल G कंडक्टेंस है। सो रेजिस्टेंस ਦਾ रेसिप्रोकल ले लिए तो कंडक्टेंस बन जाता है, ठीक है। सो ਆਪਾਂ रेजिस्टेंस ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, द opposition offered to the flow of the electric charge by a conductor। सो ਉਹਦਾ रेसिप्रोकल मतलब ਜਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਡਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। सो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय आर, ठीक है। सो द यूनिट की हो जाएंगे, ऐसे यूनिट की हो जाएंगे ओम इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स या ओम दे स्पेलिंग में उल्टा करके भी लिख देंगे, ठीक है। ओम इनवर्स जल्दी तुसी MHO लिख देंगे, ठीक है। ये भी लिख देंगे ते SIEMEN ये भी देना, ठीक है। SIEMEN, ठीक है। आ भी यूनिट का नाम है, ठीक है ना। ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं, ठीक है। सो ऐसा यूनिट हो गए। डिमेंशनल फार्मूला का की हो जाएगा कंडक्टेंस का M-1 L-2 T3 A2, ठीक है। सो रेजिस्टेंस के डिमेंशनल फार्मूला को रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। सो M-1 L-2 T3 A2 ये डिमेंशनल फार्मूला कंडक्टेंस का बन जाएगा। और कंडक्टिविटी की होती है सिग्मा ना लिखते हैं। सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफर्ड बाय रेजिस्टिविटी ऑफर जी करता है कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो किसी पर्टिकुलर मटीरियल का, उनका रेसिप्रोकल लीए तो कंडक्टिविटी बनती है। सो कंडक्टिविटी की है द ईज विद विच करंट कैन फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है ना, उनका रिलेटेड टर्म है। सो कंडक्टिविटी द यूनिट की हो जाएंगे पर ओम पर मीटर, ठीक है। इनके यूनिट हो जाएंगे। डिमेंशनल फार्मूला कंडक्टिविटी तक हो जाएगा M-1 L-3 T3 A2, ठीक है। और डिमेंशनल फार्मूला हो जाएगा कंडक्टिविटी का, ठीक है। सो कंडक्टिविटी तो कंडक्टेंस ये दो चीज़ें सी। कंडक्टेंस मीनस कितनी ईजीली करंट फ्लो करता है, ठीक है ना। सो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, ओके। हाँ जी, देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी की देखो, करंट डेंसिटी को कैपिटल J ਨਾਲ लिखा जाता है, ठीक है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। एरिया ਨੂੰ चार्ज ਦੇ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। चार्ज ਐ फ्लो कर रहा है, एरिया ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। So area is held perpendicular to the flow of conductor, flow of electrical charges. The current density की है, it is the amount of current flowing per unit area, I by A, ठीक है। सो इन्हें करंट डेंसिटी किया जाता है। ਹੁਣ देखो किसी कंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ मान लो कोई एरिया एलिमेंट है DA, ठीक है। सो DA एरिया एलिमेंट है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ करंट है, करंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, it is the डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया एलिमेंट एंड द करंट डेंसिटी, ठीक है ना। आ करंट फ्लो करता है किसी एरिया एलिमेंट जिंदा एरिया DA है तो उहदे च करंट जिहड़ा फ्लो करेगा उन्होंने मैथमेटिकली आप इस तरह लिखांगे। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। सो फ्लो ऑफ चार्जेस की डायरेक्शन में करंट डेंसिटी है when area is held perpendicular to the direction of flow of charges, ठीक है। so current is the dot product of this, ठीक है। so total इन्हों DA ना लिखांगे, ठीक है ना। स्मॉल एलिमेंट ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ, स्मॉल एलिमेंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट ਜਿਹੜਾ फ्लो कर रहा है ਉਹਨੂੰ DI लिखता। so total current ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, टोटल सरफेस ਦੇ ਉੱਤੇ इंटीग्रल कर ਦਾਂਗੇ J dot DA, ठीक है। so ਆ टोटल करंट ਦੀ वैल्यू आ जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ठीक है। और करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट की हो जाएंगे, ऐसा यूनिट की इतने हो जाएंगे, देखो इट इज एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर, एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर।
ਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਰੰਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ m0 l -2 t0 ਤੇ a, ठीक है। m0 l -2 t0 a डिमेंशनल फार्मूला आ जाएगा करंट इंटेंसिटी में। सो करंट इंटेंसिटी इज अ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटेंसिटी एट द area through which the charge is flowing, which is held perpendicular to the direction of flow of charges, okay। देखो नेक्स्ट है ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਓਮਸ ਲਾ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਓਬੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ग्राफ बनाइए स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। सब वो कंडक्टर्स वो मटीरियल्स की ओम्स लॉ ਨੂੰ ओबे करने वाले होंगे तो उन्होंने कहते हैं ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। कुछ मटीरियल्स ऐसे भी होते हैं ਜਿਹੜੇ इस ओम्स लॉ ਨੂੰ स्ट्रिक्टली ओबे नहीं करते कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इस लॉ ਨੂੰ ओबे नहीं करते। दे आर नॉन ओमिक। नॉन ओमिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ना रह के थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। कई टेढ़ा हो जाता है ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ मटीरियल है ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ग्राफ इस तरह आता है, ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ इस तरह ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। सो कुछ मटीरियल्स ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ स्ट्रेट लाइन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट आती है दे आर ओमिक, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ दे आर ਉਹ स्ट्रेट लाइनस नहीं आਉਂਦੀਆਂ दे आर नॉन ओमिक, ठीक है ना। ਜਿਹੜੇ स्ट्रिक्टली ओबे नहीं करते ओम्स लॉ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नॉन ओमिक कंडक्टर्स ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है, ओके। और देखो नेक्स्ट टॉपिक है टेंपरेचर इंडिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। सो टेंपरेचर इंडिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ रो नोट रेजिस्टिविटी हैगी है पी नोट टेंपरेचर ਤੇ। पी नोट टेंपरेचर की है 0 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन, ठीक है ना, 0 डिग्री सी या 273 केल्विन, ठीक है। और वही इसे रूम टेंपरेचर से मान लो टी टेंपरेचर है उदो रजिस्टिविटी रो हो जाती है, ठीक है ना। तो चेंज इन रजिस्टिविटी क्या आता है रो माइनस रो नोट, दिस इज द चेंज इन रजिस्टिविटी। सो चेंज इन रजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल रजिस्टिविटी। ओरिजिनल रजिस्टिविटी की T0 ਤੇ है एट 0 डिग्री सी या 273 केल्विन ਤੇ ਜਿਹੜੀ रजिस्टिविटी है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ओरिजिनल मान लिया। तो चेंज इन रजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द रजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सी एंड चेंज इन रजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन चेंज इन टेंपरेचर, ठीक है। टेंपरेचर जो चेंज आया वो डिपेंड करती डायरेक्टली, जितना टेंपरेचर ज़्यादा चेंज आएगा उतना ज़्यादा चेंज रजिस्टिविटी होगी। इन्होंने दोनों आप कंबाइन कर लीए इन एक ते दो, ठीक है। तो अपने को क्या आएगा चेंज इन रजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू रो नोट टी माइनस टी नोट, ठीक है। सो इतने प्रोपोर्शनलिटी था तो इक्वालिटी आप लगावे तो चेंज इन रजिस्टिविटी जोड़ा है रो माइनस रो नोट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अल्फा बार में लिखते हैं, ठीक है, इज टी माइनस टी नोट, ठीक है। सो आ जो अल्फा बार आया इन कहते हैं टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, ठीक है। सो टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी इनू कहा जाता है टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ ठीक है। टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी सो ए की वैल्यू देखो की बनेगी रो माइनस रो नोट ओवर रो नोट टी माइनस टी नोट, ठीक है। सो इन्हों आप डेल्टा रो लिख लीए, इन रो नोट लिख लिए तो डेल्टा टी लिख लीए। सो आ वैल्यू बन गई, ठीक है ना। चेंज इन टेंपरेचर आप डेल्टा टी लिख लिया, चेंज इन रेजिस्टिविटी डेल्टा रो लिख लिया, तो इतों की डेफिनेशन की बन जाएगी अल्फा बार की इट्स डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टिविटी पर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेंपरेचर, ठीक है। सो ये डेफिनेशन हो जाएगी टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी दी। सो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी तो पर डिग्री राइज इन टेंपरेचर, ठीक है। सो इतों आप देखो इसे कंटिन्यू करिए तो अपने को
रजिस्टिविटी एट टी टैंपरेचर की बन जाएगी, आप रो नोट उधर लै जाइए, रो नोट टी माइनस टी नोट, ठीक है, रो इज इक्वल टू रो नोट कॉमन आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, इनू डेल्टा टी लिख लो, ठीक है। सो आ वैल्यू आपकी, सो आ रजिस्टिविटी एट टी डिग्री सी आ गया, ठीक है ना, आ रजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सी आ गया। तो रजिस्टिविटी एट टी डिग्री सी मतलब कोई रूम टैंपरेचर ते उसकी वैल्यू दिस है, लेकिन 1 प्लस समथिंग मतलब रजिस्टिविटी जी है इंक्रीज करेगी, और डिपेंड करेगा इधर दे अल्फा दे, जो अल्फा बार है, ठीक है ना, अल्फा बार जो इधर डिपेंड करेगा। तो अल्फा बार जो पॉजिटिव होएगा तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी, जो नैगेटिव होएगा तो रजिस्टिविटी घट जाएगी, ठीक है। सो मैटैलिक जो कंडक्टर्स होंगे ना, मैटैलिक कंडक्टर्स मैटैलिक लिए इनकी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है ना, अल्फा बार इज पॉजिटिव फॉर द मैटैलिक कंडक्टर्स, करके टैंपरेचर बढ़ने उनकी रजिस्टिविटी बढ़ती है, मतलब जो कंडक्टर्स ने जो मैटैलिक कंडक्टर है, जो कॉपर है सिल्वर है, इन्हों का जो टैंपरेचर बढ़ता है तो इन्हों का रजिस्टेंस भी बढ़ता है, रजिस्टिविटी बढ़ती है, रजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। सो मैटैलिक कंडक्टर्स का रजिस्टिविटी बढ़ गई, जो सैमी कंडक्टर्स है उन्होंने एक नैगेटिव है अल्फा बार, टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी जो है वो नैगेटिव है, तो मतलब की है कि जिवें जिवें टैंपरेचर बढ़ता है सैमी कंडक्टर्स दे बिकम बैटर कंडक्टर्स, ठीक है ना, उन्होंने रजिस्टिविटी घटती है, ठीक है। तो इंसुलेटर्स की रजिस्टिविटी जी है ना वो एक्सपोनेंशियली जी है वो डिक्रीज करती है राइज इन टैंपरेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो तो उन्होंने रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है, तो जो टैंपरेचर बढ़ता है रजिस्टिविटी उन्होंने घटती है इंसुलेटर्स के केस के, ठीक है। सो इंसुलेटर्स के केस के रजिस्टिविटी जी है टैंपरेचर के नाल इस तरह घटती है, ठीक है। सो इंसुलेटर्स की रजिस्टिविटी जी है विद राइजिंग टैंपरेचर डिक्रीज करती है, सैमी कंडक्टर्स की भी डिक्रीज रजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, दे बिकम बैटर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी जी है वो इंक्रीज करेगी, उन्होंने रजिस्टेंस मतलब दे आर बैटर कंडक्टर एट लैसर टैंपरेचर्स, ठीक है ना, जो कंडक्टर्स हैं, ओके। अच्छा देखो इस अल्फा बार का इनका जी आप ऐसा यूनिट देखना हो तो आर का ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट आपस कैंसल हो जाएंगे, तो डेल्टा टी का आर कैलविन होएगा, सो अल्फा बार का ऐसा यूनिट जोड़ा है वो की है कैलविन इनवर्स, ठीक है ना, टैंपरेचर का यूनिट कैलविन होता है, सो कैलविन इनवर्स इनका ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है। हम टैंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी देखिए आप, इस तरह रजिस्टेंस भी देखांगे, सो रजिस्टेंस के केस भी सिमिलर ही आ जाता सारा कुछ, आप आर नोट ले लें पी नोट से आर ले लें टी टैंपरेचर से, तो चेंज इन रजिस्टेंस आर माइनस आर नोट आ जाएगा इतने, ठीक है, वो आप कर लें। और देखो इफेक्ट ऑफ टैंपरेचर ऑन द रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मान के चलते हैं कि आर रजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का एट टैंपरेचर टी, जो आप कैलकुलेट करना है आर नोट इज द रजिस्टेंस एट टैंपरेचर टी नोट मीनस जो 0 डिग्री सी, ठीक है। सो चेंज इन रजिस्टेंस जो आर माइनस आर नोट directly proportional to the original resistance, and change in resistance is directly proportional to the change in temperature, ठीक है। सो इन्होंने कंबाइन जो आप करते हैं आर माइनस आर नोट दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर नोट टी माइनस टी नोट, ओके। सो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो आ जाता है जो आप इक्वलिटी लिखते हैं वो अल्फा आ जाता है, अल्फा कहते हैं टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इनू आप डेल्टा थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू जी है देखो वो की बन गई, इन डेल्टा आर लिख लो, आर माइनस आर नोट ओवर आर नोट डेल्टा थीटा, तो ये डेल्टा आर लिख लो, डेल्टा आर ओवर आर नोट डेल्टा थीटा। So alpha temperature constant resistance की है, it is change in the resistance per unit original resistance per degree rise in temperature, ठीक है, ये डेफिनेशन बन गई है। सो इथों आप इस इक्वेशन तो आप आगे हल करांगे, आर की वैल्यू की आ जाएगी आर नोट प्लस
अल्फा आर नोट डेल्टा थीटा आर इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा की चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। ਉੱਥੇ डेल्टा टी लिखा ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ डेल्टा थीटा लिखता। सो दिस इज द रेजिस्टेंस एट 30 डिग्री सी, ठीक है ना। 30 डिग्री सी टैंपरेचर ਤੇ रेजिस्टेंस की वैल्यू है। सो उस तरह अल्फा ਤੇ डिपेंड करता है, मैटेलिक कंडक्टर्स के केस ਵਿੱਚ अल्फा पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस ਵੱਧਦਾ है, ठीक है ना। ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ केस 'ਚ अल्फा नेगेटिव है, रेजिस्टेंस ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਦਾ है, ठीक है। ਹੁਣ देखो अल्फा ਜਿਹੜਾ टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस है ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ देखिए तो यूनिट की बनेगा, ਇਹਦਾ यूनिट भी वही बनेगा केल्विन इनवर्स, ठीक है। ਇਹਦੇ ऐसा यूनिट ਜਿਹੜੇ ਹੈ केल्विन इनवर्स बनेगा। सो आ यूनिट कटे जाएंगे, ये केल्विन इनवर्स आ जाएगा, ओके। और देखो जो अल्फा है इसकी वैल्यू अलॉयज ਲਈ अलॉयज ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ना इट्स वैल्यूज वेरीज वेरी स्मॉल, 10 to power -5 पर केल्विन ਦੀ रेंज ਦੀ वैल्यू है अलॉयज ਦੇ ਲਈ। अलॉयज लाइक मैंगनीज ਕੀ ਹੁੰਦਾ कॉपर ਦੇ ਵਿੱਚ 84% ਹੁੰਦਾ है, मैंगनीज ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਹੁੰਦੀ है ਤੇ निकल पाया ਹੁੰਦਾ है 4%, ठीक है। ਇਹਨੂੰ मैंगनीज ਕਹਿੰਦੇ ਆ। मैंगनीज ਲਈ ਇਹਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ है ना वो बड़ी घट है, ठीक है। इस तरह कॉन्स्टेंट ਦੇ ਵਿੱਚ 60% कॉपर है ਤੇ 40% निकल है, ठीक है। सो कॉन्स्टेंट ਜਿਹੜਾ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ है अल्फा ਦੀ वैल्यू बहुत स्मॉल है ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ऐसे मटीरियल मैंगनीज ਤੇ कॉन्स्टेंट दे आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स, क्योंकि इन्हों का रजिस्टेंस जो ना टैंपरेचर के वधन नाल एप्रीशिएबली चेंज नहीं होता, कॉन्स्टेंट ही रहता है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत घट है अल्फा की। सो जो अल्फा की वैल्यू बड़ी घट है तो रजिस्टेंस के टैंपरेचर के चेंज नाल रजिस्टेंस ज़्यादा चेंजेस नहीं आती है, ठीक है ना। क्योंकि इतने देखो जो अल्फा बहुत छोटा है, सो 1 प्लस समथिंग वेरी वेरी स्मॉल, ये चेंज नहीं होगा, आर आलमोस्ट आर नोट के बराबर ही रहेगा, थोड़ा जहा फर्क पेगा विद राइज इन टैंपरेचर। सो तां करके इन्हों की स्टैंडर्ड रजिस्टेंस कॉइल्स बनाई जाती हैं, ओके। और देखो नैक्सट टॉपिक अपना है रजिस्टर एंड कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। तो देखो रजिस्टर्स की होंगे ने इलैक्ट्रिकल सर्किट्स दे विच रजिस्टर्स जिहड़े लगदे हैं, ठीक है। सो इन्हां दे विच जे रजिस्टर्स बने होंदे ना इन्हां दे उत्ते आ बैंड्स बने होंदे ने 4 B1 B2 B3 B4, इन्हां दे अलग अलग कलर्स होंदे हैं, ठीक है। सो अलग अलग कलर काहदे लई होंदे हैं, इन्हां दा रजिस्टर्स दी वैल्यू पढ़न वास्ते होंदे हैं, ठीक है। सो उहदे लई अपने कोल एक टेबल है, इधर देखो लिखा है B रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड एंड सिल्वर। फर्स्ट B फॉर ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। और देखो आ जो कलर्स है बैंड्स जोड़े है B1 B2 B3 B4 वो इधर बने हैं। सो B1 जो स्टार्ट होता है 0 तो 9 तक, फिर लास्ट 2 खाली है। B2 भी स्टार्ट होता है 0 to 9, फिर लास्ट 2 खाली है। B3 10⁻0 तो स्टार्ट होता है 10⁻9, फिर लास्ट 2 10⁻1 10⁻- 2, ठीक है। तो B4 जो है वो खाली है, तो लास्ट जाके इतने 5% है, प्लस माइनस इतने प्लस माइनस 10% है, ठीक है। गोल्ड ਲਈ 5%, ठीक है। तो सिल्वर ਲਈ प्लस माइनस 10% है, ठीक है। तो जे ये ना हो फोर्थ B4 ना हो तो प्लस माइनस 20% कर लेना, ठीक है। और देखो जिवें आप एक एग्जाम्पल है इतने जो फर्स्ट ग्रीन है B1 जो है वो ग्रीन है, ठीक है। B2 ब्राउन है, B3 येलो है, B4 जो है वो है
गोल्ड, ठीक है। तो आ कलर कोडिंग बनी हुई है अपने ते रजिस्टर के उत्ते, ते इहदा रजिस्टर आपां किवें पढ़ना है, ग्रीन फस्ट जिहड़ा है B1 ग्रीन है, ग्रीन कित्थे देखो आंदा 5 नंबर, सो ग्रीन लई 5 लिख देना है, ठीक है। फिर दूसरा आ गया ब्राउन, ब्राउन पहला ब्लैक है फिर आ ब्राउन है, ठीक है ना, फर्स्ट डार्कर ब्लैक फिर ब्राउन, ब्राउन लई 1 है, सो 5 दे नाल 1 लिख देना, 51 बन गया, ठीक है ना। आ दोनों जिहड़े है ये डिजिट्स ने, फर्स्ट 2 डिजिट्स ने, ठीक है। थर्ड 10 टू पावर है, इन्हों मल्टीप्लाई करके नाल 10 की पावर कितनी बनती है आप देखना होना। थर्ड है येलो, येलो लई 10 की पावर 4 बनती है, 10 टू पावर 4, ठीक है। तो प्लस माइनस गोल्ड है 5%, ठीक है। तो आ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 51 10 पावर 4 प्लस माइनस 5%, ठीक है। सो प्लस माइनस 5% का मतलब की है, देखो 51 10 पावर 4 ते ਆਪਾਂ प्लस माइनस 5% मतलब 5 गुणा 5 बटा 100 51 गुणा 10 की पावर 4, ठीक है। तो 5 बटा 100 मतलब इसका 20th पार्ट ऐड हो जाना, सबट्रैक्ट हो जाना, तो जिंदी वैल्यू है ਉਹਦਾ 20th पार्ट, ठीक है। सो वो आप मल्टीप्लाई करके इन्हें लिख सकते, देखो 5 5 जा 1 255 बन गया, 255 पावर 4 डिवाइड बाय 100 आएगा ना, फिर ऊपर 2.55 10 पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये बन जाएगा, देखो 51 है, so 51 प्लस माइनस 2.55 into 10 to the power 4 ohm, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती 53.55 into 10 to the power 4 ohm होएगी, मिनिमम वैल्यू होती फिर जो घटा दिए तो 48.45 into 10 to the power 4 ohm इस रेंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ लाई करेगा, ठीक है। इस रेंज ਦੇ ਵਿੱਚ रेजिस्टेंस ਜਿਹੜਾ लाई करेगा ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ रेजिस्टेंस ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ, ठीक है। सो ये प्लस माइनस का मतलब है कि कलर कोडिंग का लास्ट जो कलर है वो इंडीकेट करता है कि कितना वेरिएशन है दी रेजिस्टेंस की हो सकती है, सो ये रेजिस्टेंस जो लाई करेगा, ठीक है। सो मतलब 51 प्लस माइनस 2.55 10 पावर 4 ओम की रेंज का रेजिस्टेंस होएगा ऐसा, ठीक है। तो मतलब पहले दो जोड़े है फर्स्ट 2 डिजिट बन गए, थर्ड जो 10 पावर बन गई, फोर्थ जो प्लस माइनस 19% बन गया, जे फोर्थ कलर नहीं है तो प्लस माइनस 20% लिख देना, ओके। हाँ जी, इलैक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर नैक्सट टॉपिक अपना करन लगे आप। इत्थे एक कंडक्टर है जिहदे विच इलैक्ट्रिक चार्ज जिहड़ा फ्लो कर रहा है फ्रॉम एंड बी टू ए, करंट की डायरेक्शन आप इधर दिखाई है ना, करंट की डायरेक्शन इधर दिखाई है, एक कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअल मूव की करता है नैगेटिव चार्ज, मतलब इलैक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलैक्ट्रॉन्स मूव करके इधर तो आप करंट को डायरेक्शन जी कन्वेंशनल करंट आप दिखाते हैं पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन को सर्किट के, ठीक है। एक्चुअल इलैक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मतलब चार्ज मूव करता है फ्रॉम बी टू ए, आप कहते करंट इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, सो करंट एक्चुअल इलैक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, करंट की डायरेक्शन एक्चुअल जी इलैक्ट्रॉनिक करंट है वो इधर होएगा, ठीक है। ये कन्वेंशनल करंट है, ठीक है। तो V पोटेंशियल डिफरेंस है जे एक चार्ज जो बी तो ए ते आने लिए जो वर्क करना पेगा वो V इंटू क्या, मतलब क्या वो चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। सो दिस वर्क V जो V इक्वल टू कितने बराबर होता है, देखो V IR के बराबर होता है, ठीक है। आप किया वोल्टेज पर ओम्स ला तो ये किया, ठीक है। क्यू जो है वो आई टी के बराबर होता है कि टी टाइम लिए चार्ज जो फ्लो किया है ना, सो करंट फ्लो कितना करेगा चार्ज पर यूनिट टाइम, सो क्यू इज इक्वल टू आई टी, सो आप इतने पुट करिए तो अपने को वी आई टी बन जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू, सो दिस डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। सो एनर्जी के बराबर होएगा वी इज इक्वल टू आई टी, ई इज इक्वल टू वी आई टी, सो दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, ठीक है। सो ये हीट एनर्जी इन्नी हीट एनर्जी जी है
ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਟ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ V ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, I ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ T ਟਾਈਮ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ V ਨੂੰ IR ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ IR ਇੰਟੂ IT ਬਣ ਜਾਏਗਾ I ਸਕੁਅਰ RT, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਦ ਸਰਕਟ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ, ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਉਹੀ ਨੇ ਜੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਫਲੋਇੰਗ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ। E ਬਾਈ ਟੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, E ਬਾਈ ਟੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ I ਸਕੁਅਰ R ਬਣ ਜਾਏਗਾ, I ਸਕੁਅਰ R, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। I ਦੀ ਵੈਲਿਊ V ਓਵਰ R ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ V ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ R ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ R, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ V ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ R, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ I ਸਕੁਅਰ R ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ V ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ R ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਦਰ ਦੇਖੋ IR ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ V ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ IR ਇੰਟੂ I ਲਿਖ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਇਹ V ਇੰਟੂ I ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਾਵਰ V ਇੰਟੂ I ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਟੂ ਕਰੰਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੋਲਟ ਐਂਪੀਅਰ, ਵੋਲਟ ਇੰਟੂ ਐਂਪੀਅਰ ਇਹ ਵਾਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੋਲਟੇਜ ਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੋਲਟ ਐਂਪੀਅਰ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਟ ਐਂਪੀਅਰ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। WAT ਵਾਟ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਗਿਆ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਲੋਵਾਟ, ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੋ ਗਿਆ 1000 ਵਾਟ, कैपिटल W में लिख दें आपका, तो 1 किलोवाट बन गया, ठीक है। मेगावाट 10⁶ वाट, 1 मेगावाट बन जाएगा, ठीक है। ये बड़े यूनिट्स ने कमर्शली यूज यूनिट गए हैं हॉर्स पावर 1 HP, वो 746 वाट होंगे, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 1 ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਧੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 350 ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ 373 ਵਾਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਧੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है, देखो 1 वाट जो है इतों आप 1 वाट की 1 वाट कि होएगा 1 वोल्ट इंटू 1 एंपीयर, ठीक है ना। जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिए तो 1 एंपीयर करंट फ्लो करे सर्किट के विच, तो उस सर्किट की पावर जी है वो 1 वाट के बराबर होगी। सो ये डेफिनेशन हो जाएगी। सो 1 वाट इज द पावर ऑफ सर्किट इन विच इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड, अ करंट ऑफ 1 एंपीयर इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। If a current of 1 ampere is flowing through a circuit in which a potential difference of 1 volt is applied, then the power of the circuit is said to be 1 watt. Okay. देखो नेक्स्ट आप की कहना ब्रॉड ऑफ ट्रेड यूनिट, जो आप घरों के बिजली वरतते हैं, ठीक है ना। 1 यूनिट जो है ना, एक यूनिट जो है, एक यूनिट कितने बराबर होता है 1 किलोवाट आवर दे। 1 किलोवाट का मतलब होता है कि 1 किलोवाट पावर कंज्यूम हो 1 घंटे लिए, तो उन्होंने 1 यूनिट बिजली का आप कहेंगे घर जी आप यूज़ करते हैं। सो 1 किलोवाट का मतलब हो गया 10,000 वाट, एक आवरली मतलब 60 इंटू 60 सैकेंड हो गए, ठीक है ना। सो ये इन्नी एनर्जी इन्ने जूल होगी 36 इंटू 5 जूल, मतलब 3.6 इंटू 6 जूल एनर्जी जी कंज्यूम होगी वो 1 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट बिजली का 3.6 × 10 की पावर 6 जूल एनर्जी जी कंज्यूम होएगी। सो ये देखो 1 यूनिट जे आप घर के बिजली की गल करिए तो अपने घर में मान लो 100 वाट का बल्ब लगा है, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे ही चलेगा, तो
1000 वाट आवर हो जाएगी, मतलब 1 किलो वाट आवर बन जाएगा। ठीक है, सो 1 यूनिट रखा आ जाएगा। 1 यूनिट बिजली जी है वो कंज्यूम हो जाएगी 100 वाट बल्ब इफ इट इज ऑपरेटेड फॉर 10 आवर्स अ डे, इट कंज्यूम्स 1 यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है, 1 यूनिट इलैक्ट्रिसिटी का खाएगा जे पुराने 100 वाट के बल्ब आते थे, अजकल LED या LCD अपने को लाइट इमिटिंग डायोड वगैरह बल्ब आ गए ने, उन्होंने वाटेज जी बड़ी घट गई। ठीक है ना, वो 10 वाट का बल्ब रह गया, सो 10 वाट का बल्ब जोड़ा है वो 100 घंटे चलेगा। ठीक है ना, 100 आवर तो 1 यूनिट बिजली खानी है। सो करके बिजली जी है वो घट कंज्यूम करते हैं अजकल के अपलायंसिस, क्योंकि उन्होंने वाटेज जी है घट गई। सो 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चलता सी, 10 वाट का बल्ब 100 घंटे चलेगा, मतलब 4 दिन तो भी ज़्यादा लगातार चलता रहे तो उन्हें 1 यूनिट बिजली खानी है। ठीक है, सो ये कमर्शली यूज जो ब्रॉड ऑफ ट्रेड यूनिट आप जो कहने ठीक है ना, बिजली का 1 यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो कंजप्शन जी है इस तरह होती है। और देखो कंबीनेशन ऑफ रजिस्टर्स आप सीरीज कंबीनेशन बारे गल कर लगे हाँ। सो जो रजिस्टर्स कंबाइन करके लगाए जाते हैं ना, तो उन्होंने इफेक्टिव रजिस्टर्स आप करना है। जिन मान लो इनका रजिस्टर्स R1 है, इनका रजिस्टर्स R2 है, इनका रजिस्टर्स R3 है। ठीक है, जो सीरीज से रजिस्टर्स लगते हैं ना, आप पावर सप्लाई V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो करंट I फ्लो कर रहा है, I करंट सारे को फ्लो करेगा। सो तीनों करंट I होएगा। ठीक है ना, करंट चेंज नहीं होएगा, पर जो सीरीज कंबीनेशन वोल्टेज जी है चेंज हो जाती है। जी देखो V वोल्टेज अप्लाई की तो आप तीन रजिस्टर्स लगाए ने, तो तीनों रजिस्टर्स के वोल्टेज ड्रॉप जोड़ा हो जाता है V1 इनके क्रॉस, V2 इनके क्रॉस, V3 इनके क्रॉस। ठीक है, और V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, सो इनके करंट I फ्लो कर रहा है, रजिस्टर्स R1 है तो आप कहेंगे V था तो IR लिख देंगे। इफ R इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, I is the current flowing through the circuit, V1 की बन जाएगा IR1, V2 की बन जाएगा IR2, V3 की बन जाएगा IR3। I कॉमन करके कैंसल आउट कर देंगे दोनों पास से। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I कैंसल आउट हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की आ जाएगा तीनों रजिस्टर्स का सम। ठीक है, तीनों रजिस्टर्स का सम आ गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस च। मान लो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे तो 12 ओम इस सर्किट का रजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज कंबीनेशन। हम आप पैरेलल कंबीनेशन की डायग्राम बनावांगे, उन्होंने डिस्कस करांगे। ठीक है, और देखो पैरेलल कंबीनेशन दे विच, सो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर पैरेलल कंबीनेशन। ठीक है, पैरेलल कंबीनेशन दे विच देखो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है तो तीन रजिस्टर्स पैरेलल विच लगे है कि आमला एंड तीनों का सेम एंड जो कनैक्ट करता है इस पासे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल नाल, ते दूसरा एंड जो तीनों का कनैक्ट करता बैटरी के नैगेटिव टर्मिनल नाल। ये पैरेलल कंबीनेशन को बनता है। और देखो I करंट इतों फ्लो करेगा, I करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो पैरेलल कंबीनेशन होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वोल्टेज सेम रहती है। तो करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया, I3 इधर चला गया। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो जो वोल्टेज है वो सेम रहती है, V रिमेन्स सेम। ठीक है, ये सारे के तीनों च V फ्लो करेगा। तो हम I की वैल्यू कितनी होती है, V इज इक्वल टू IR होएगा, तो I की वैल्यू V बाय R बन जाएगी। ठीक है, इतने V बाय R लिख देंगे, फिर R इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कंबीनेशन, तो V बाय R हो जाएगा। तो इतने I1 के साथ क्या हो जाएगा, V सेम रहता है, इतने R1 हो जाएगा, प्लस V सेम रहता है, इतने R2 हो जाएगा, V सेम रहता है, इतने R3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि V चेंज नहीं होना, V1 ओवर R1 ये पोटेंशियल कितना V, ये पोटेंशियल V है, ये पोटेंशियल V है, करंट I1 है, सो V बाय R1 I1 की वैल्यू होगी, V बाय R2 I2 की वैल्यू होगी, V बाय R3 I3 की वैल्यू होगी। ठीक है, सो जब V कॉमन करके कट देंगे तो 1/R की वैल्यू बन जाएगी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, सो सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द
इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, सो आ वैल्यू आ जाएगी, जिवें मान लो एक पहले का रेजिस्टेंस है 2 ओम, दूसरे का 3 ओम है, चौथे का 4 ओम है, तो आप 1/R की आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। 1/R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 3 6 चौका 24, इन्हों का 12 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 12 इतने 6 आ गया प्लस इतने 4 आ गया, इतने 3 आ गया, 6 4 10 3 13, 13/12। 1/R की वैल्यू कितनी आ गई 13/12। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/13। ठीक है, तो 12/13, सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 12/13 ओम, मतलब लेस देन 1 ओम ये सारे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस रह जाएगा। इतने अलग अलग रेजिस्टेंस सर्किट लगे हुए हैं, इनका रेजिस्टेंस आप देखा 2 ओम है, इनका 3 ओम है, इनका 4 ओम है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का की रह गया 12/13। ठीक है, सो इहदे इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो सारे रेजिस्टेंस तो घट गया। ठीक है,